का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 3 बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए उनके 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार से बात करने के बाद किया। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पुणे की एक कंपनी का है जो 3500 करोड़ का है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने यह कार्रवाई की है और इसके तहत जो खबर आ रही हाँ, आवाज नहीं अर्पिता आपको बताना चाहेंगे कि जब से भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन हुआ है बॉर्डर पर, उसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि शुक्रवार को ही केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिस पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से ये मांग की थी कि उनके राज्य में चाइना के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और चाइना के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या सामान आता है और जाता है। उसी के मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरे जो डिटेल है वो केंद्र सरकार को दी थी। अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 3 बड़े प्रोजेक्ट जो चाइना के बड़े प्रोजेक्ट हैं उन्हें पूरी तरह से होल्ड पे डाल दिया है, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पुणे के तलेगांव में है, जहां पर 3500 करोड़ की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की फैक्ट्री थी उसे पूरी तरह से होल्ड पे डाल दिया गया है। और जो महाराष्ट्र सरकार के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है सुभाष देसाई, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये प्रोजेक्ट तब तक होल्ड पे रहेंगे तब तक केंद्र सरकार से नई गाइडलाइन जारी नहीं होती। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो इंडिया चाइना क्लैश की वजह से ये कदम उठाया गया है और बाकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बात है उसकी भी डिटेल वो केंद्र सरकार को देंगे। अर्पिता, यानी विवेक, एक बड़ा झटका ये चीन को लगा है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र सरकार उस पर रोक लगा रही है। यानी अब ये माना जाए कि अब चीन पर कार्रवाई इस दिशा पर भी अलग अलग राज्य हो सकता है, मुमकिन है कि जल्दी कर दे। बिल्कुल ठीक अर्पिता, आपने देखी ये पूरी अब डिप्लोमेटिक लड़ाई हो चुकी है साफ तौर पर। जिस तरीके से पिछले हफ्ते इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो क्लैश हुए थे, जिसमें भारतीय आर्मी के लगभग 20 जवान शहीद हो चुके थे, उसके बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए ये कदम उठाए हैं कि जितने भी चाइना के प्रोडक्ट हैं अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं उसे पूरी तरह से होल्ड पे डाला जाए। आपको बताना चाहेंगे कि चाइना के जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं वो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, चाहे हम मोनोरेल की बात करें या फिर जो दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी बात करें। पिछले हफ्ते MMRDA ने भी चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें होल्ड पे डाल दिया था। अब ये जो बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं 5000 करोड़ के, उन्हें 3 बड़ी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई यहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं चीन सीमा विवाद पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि झूठा प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झूठ के आडंबर से सच को नहीं दबाया जा सकता। साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि इस मौजूदा हालात में पूरे देश को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, अभी तक राहुल गांधी केवल निशाने पर ले रहे थे सरकार को चीन के मुद्दे पर, लेकिन अब मनमोहन सिंह का बोलना, जो कि ऑलरेडी अर्थशास्त्रों और कूटनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से मनमोहन सिंह 10 साल तक जब प्रधानमंत्री रहे थे तो प्रधानमंत्री के संज्ञान में वो बहुत सारी बातें होती हैं जो आम आदमी या फिर मंत्रियों के संज्ञान में भी उनकी जानकारी में नहीं होती हैं। मनमोहन सिंह का ये कहना कि स्थिति गंभीर है, प्रधानमंत्री को इस पर पूरे देश को स्थिति साफ करनी चाहिए, ये भी कहना है उनका कि भ्रामक प्रचार, यानी जो तरह तरह के बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं, सवाल जो पूछा जा रहा है उनके सही जवाब कांग्रेस के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जरूर ये कहा है कि भ्रामक प्रचार अगर करें पिछलग्गू लोगों का, देखिए प्रधानमंत्री के लिए जब वो शब्दों का चयन करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए शब्दों का चयन करते हैं, जब सरकार के मंत्रियों के लिए शब्दों का चयन करते हैं, उसमें पिछलग्गू शब्द का अगर चयन करते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं तो उस बात का महत्व होता है। वो कहना ये चाहते हैं कि जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, भ्रामक प्रचार से सच को दबाया नहीं जा सकता।
तो मनमोहन सिंह का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी कई दिनों से ये सवाल कर रहे थे। अब मनमोहन सिंह का भी मैदान में उतर जाना ये दिखाता है कि निश्चित रूप से मोदी सरकार पर ज्यादा दबाव बनाने और गलवान घाटी से लेकर प्योंगयांग फिंगर 4 और 8 की स्थिति क्या है, इन सब पर जवाब कांग्रेस मांग रही है और मनमोहन सिंह के बयान के बाद दबाव सरकार पर बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये आखिरकार बीजेपी की तरफ से अब जवाब क्या आता है वो भी देखना होगा। अरुण, नजर बनाए रखिएगा आप। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने चीन विवाद पर सरकार पर उस वक्त ये हमला बोला जब इस मुद्दे पर राहुल गांधी पहले ही लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से साथ हुई झड़प के मुद्दे पर पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं, जिनमें उन्होंने चीन सीमा विवाद पर हुई सर्वदलीय बैठक के दिए बयान पर भी पीएम को निशाने पर लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए किए गए हमले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। राहुल गांधी के ट्वीट पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी अब सुरेंद्र मोदी हैं, यानी नरों के ही नहीं सुरों के भी नेता हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस के नेता पर कोरोना काल में गैर जिम्मेदाराना काम करने और सेना का मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। अब गलवान घाटी की बात ले लीजिए। जिस तरीके से भारत के फौज वहां पर लड़ाई लड़ करके अपनी एक एक इंच जमीन संभाल करके हमारे चीनी लोगों को खदेड़ते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा की है, उनकी शहादत जहां हम सब लोग याद करते हैं, नमन करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। वहीं जेडीयू ने भी संकट के समय राहुल गांधी को भाषा का सोच समझकर इस्तेमाल करने की नसीहत दी। राहुल गांधी ने जिस नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना, ये प्रधानमंत्री पद पर कितना बड़ा चोट आप मानते हैं? नहीं, ऐसे संकटकालीन दौर में ऐसे शब्दों का, ऐसे मुहावरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये चुनाव की भाषा है। जनरल वीके सिंह कहा कि चीन जो है दोनों देशों के बीच अपने व्यवहार से विश्वास का हनन करता है और युद्ध अंतिम विकल्प है, बाकी बहिष्कार हमें अपनाने चाहिए। मैं श्री वीके सिंह से सहमत हूँ, युद्ध अंतिम विकल्प होता है। हालांकि कांग्रेस ने चीन विवाद पर राहुल गांधी के पीएम और सरकार पर हमले को सही ठहराया है। राहुल गांधी जी क्या गलत कह रहे हैं? एक तरफ तो आप दिखाते थे कि अगर मेरा एक सिर जाएगा तो पाकिस्तान का 4 सिर ले आएंगे, और अभी चाइना जो ऑफिशियली 20 सैनिकों को मार के चला गया, तो ये फिर 56 इंच का सीना लगता है 26 इंच हो गया। तो चीन के साथ सीमा विवाद पर जारी घमासान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में होने वाले विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मॉस्को रवाना हो गए। 24 जून को दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह है। पहले ये परेड 9 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों पर और मजबूती की उम्मीद की जा रही है। वहीं चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि चीन भारत पर बड़े साइबर हमले की साजिश रच रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि साइबर हमले की साजिश में भारत की सरकारी एजेंसियां और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि चीन की साइबर आर्मी के पास 20 लाख लोगों के पर्सनल ईमेल आईडीज हैं और मेल के जरिए ये साइबर हमला किया जा सकता है। लोगों को झांसे में लाने के लिए इस मेल में मुफ्त में कोरोना टेस्ट का लालच दिया जा सकता है। साइबर हमले का ये अलर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जारी किया है।
इधर बीच पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 16वें दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 33 पैसे बढ़कर 79 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 58 पैसे बढ़कर 78 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल में 32 पैसे जबकि डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल 86 रुपए 30 पैसे और डीजल 77 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर इलाके के एक पेट्रोल पंप पर और यहां पर आज आपको आज का दाम दिखा देता हूं। आज का जो दाम है ये पेट्रोल का दाम है 86 रुपए 30 पैसे। कल इसका दाम जो था वो 85 रुपए 98 पैसे था, यानी 32 पैसे की वृद्धि आज दर्ज की गई है पेट्रोल के दाम में। ये है डीजल का दाम 77 रुपए 18 पैसे आज का दाम है, जबकि कल ये कीमत 76 रुपए 63 पैसे के आसपास थी, यानी 55 पैसे की वृद्धि आज डीजल के दाम में भी दर्ज की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले 20 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 7 से 8 रुपए जो है इन 20 दिनों में बढ़ चुके हैं। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश हुई है, जिस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। कच्छ के मांडवी में तेज बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। वहां पर कई जगह तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, मांडवी के निचले इलाके जो हैं वहां पर भी पानी भर गया। कई जगह लोगों के मकान में पानी भर गया, जिससे वहां रखा जो उनका सामान था वो पूरी तरह से पानी में भीग गया। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सड़कें किस तरीके से आप देखिए तालाब में तब्दील हो गई हैं। वहीं अब जो निचले इलाके हैं और वहां पर जो मकान है उन मकानों में भी अब पानी घुस रहा है। ये देखिए घर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मकानों में किस कदर पानी भर चुका है, लोगों का सामान पानी के साथ बह चुका है और लोगों के सामने अब ये चुनौती कि कब ये बारिश थमे और ये जो पानी भरा है वो यहाँ से धीरे धीरे निकले। लेकिन यहाँ दिक्कत ये भी है कि कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से पानी का जो स्तर है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो सड़कें पूरी तरीके से आप देखिए तालाब बन गई है, उसमें गाड़ी का गुजरना, आधी गाड़ी जो है वो डूबी हुई सी नजर आ रही है यहाँ पर चलते वक्त। वहीं गुजरात के द्वारका में तेज बारिश की वजह नदी के पानी में उफान आ गया और एक इलाके में नदी का पानी 2 घंटों की बारिश में अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। इस बीच पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें पानी की बड़ी टंकी बहती दिखी, जबकि सड़क के ऊपर से पानी बहने की वजह से 2 इलाकों का संपर्क भी टूट गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर पानी बहने से रास्ता कई जगहों पर बंद हो गया। ये बड़ी सी टंकी आप देखिए, पानी का तेज बहाव, कितना तेज ये बहाव होगा कि इतनी बड़ी ये टंकी पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही है और धीरे से यहाँ पर देखिए किस तरीके से पानी के बहाव में ये टंकी बह गई। ये गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर तेज बारिश के कारण नदी में उफान आ गई है और उसके बाद स्थिति ये है कि कई जगहों पर जो सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर से पानी बहने लग गया है, रास्ते ठप हो गए हैं, दोनों ही छोर पर अब लोग भी फंसे नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में आज सुबह सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी दिल्ली में मॉनसून नहीं आया है, लेकिन आज सुबह हुई तेज बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश की वजह से सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। दिल्ली में बारिश का असर ये हुआ है कि जगह जगह जल भराव हो गया है और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इस वक्त मैं बारापुला की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, हम यहाँ से तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो कितना सड़क पर पानी भरा हुआ है, वाहनों की गति थम गई है और बारापुला पर एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि सुबह बारिश हुई थी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और उसके बाद सड़कों का हाल देखा जा सकता है। आपको बता दें कि अभी जो मौसम है फिलहाल धूप निकली हुई है, लेकिन बारिश के बाद का असर ये हुआ है कि यहाँ सड़क पर पानी भर गया है और जो गाड़ियों के पहिए हैं वो आधे कम से कम डूब रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से लोग निकलने को मजबूर हैं। तो ये पहली बारिश है। हालांकि अभी मौसम विभाग ने ये नहीं बताया है कि मानसून है या प्री मानसून है, लेकिन जो बारिश आ रही है उसका असर साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है, किस तरह से ट्रैफिक लगा हुआ है। हालांकि अभी मौसम कुछ ठीक है, धूप निकली हुई है। सुबह बारिश की वजह से तापमान यहाँ वाटर लॉगिंग साफ देखी जा सकती है।
उधर बिहार के किशनगंज में हुई भारी बारिश की वजह से रतवा नदी पर बना एक पुल बह गया। पुल बहने की वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। बताया गया कि सिर्फ इसी पुल के सहारे वहां रहने वाले लोग नदी पार किया करते थे। पुल बहने के बाद लोग अब नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर है। इलाके के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। वहीं मणिपुर के इम्फाल में जमीन खिसकने की वजह से इम्फाल जिरीबाम हाईवे का एक हिस्सा जो है वो टूट गया। बताया गया कि बारिश के बाद वहां जमीन खिसक गई थी, जिससे रास्ता पूरी तरह से टूट गया। रास्ता बंद होने की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गईं। इसके बाद कई मशीनों की मदद से हाईवे की मरम्मत का काम शुरू किया गया। उधर कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 14,821 मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 445 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा इसी के साथ बढ़कर 13,699 हो चुका है और अब तक देश में कोरोना के कुल मामले भी इसी के साथ बढ़े हैं और वो आंकड़ा अब 4,25,000 के ऊपर हो चुका है। और हालांकि रिकवरी रेट जो है वो 55% हुई है। थोड़ी राहत यहां पर जरूर, लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे में स्थिति देखें तो 14,000 से ज्यादा नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और वहीं 400 के ऊपर मौतें सामने आई हैं। 445 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और इसी के साथ 4 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। उधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन अल बदर को सक्रिय करने की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में कश्मीर में जैश, हिज्ब और लश्कर के आतंकी मारे जाने के बाद पाकिस्तान अब ये नई साजिश रच रहा है। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा में अल बदर के आतंकियों की भर्ती में जुटी है और आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत एलओसी पर फायरिंग की आड़ में घुसपैठ का प्लान पाकिस्तान ने बनाया है। पनखतुआ में के नजदीक मानसेहरा के ट्रेनिंग कैंप में अलबदर के 40 से 50 आतंकी वहां तैयार किए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट यह भी कह रही है कि अलबदर के आतंकियों को पीओके के अलग अलग इलाकों में बने लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए लाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश के अलर्ट के बाद गुरेज, केरन, उरी, मछल और तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रख दिया गया है। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये किस प्रकार की अब नई साजिश पाकिस्तान की द्वारा रची जा रही है? देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो इलाके हैं अठमुगम, जूरा, दुदनियाल लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए लाया जा रहा है आतंकियों को और पिछले 20 दिनों में भारी नुकसान आतंकियों को झेलना पड़ा है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर घुसपैठ की नई साजिश यहाँ पर रची गई है और इसीलिए ये नोटिस किया गया कि एक और घाटी में जहाँ पर आतंकियों का लगातार इनकाउंटर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो एलओसी है उसके पास लगातार गोलीबारी का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो इस साजिश के तहत पूरी कोशिश है आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ कराने की। 40 से 50 इनकी तादाद है और बेहद एक पुख्ता प्लानिंग के साथ इनको इन्फिल्ट्रेट कराने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जी, उधर रिलायंस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रिलायंस का मार्केट कैप $150 बिलियन को पार कर चुका है और $150 बिलियन मार्केट कैप पार करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई है। आपको बता दें, रिलायंस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रिलायंस का मार्केट कैप दरअसल $150 बिलियन को पार कर गया है। $150 बिलियन मार्केट कैप पार करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी इसी के साथ बन गई है। प्रदीप पंड्या हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप, रिलायंस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? बहुत ही बड़ी कामयाबी। आप ये देखिए कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो डॉलर वैल्यू बताई, मैं इसको रुपए में बताऊं तो 11,30,000 करोड़ के ऊपर इसकी वैल्यू निकल चुकी है। और इसका एक और शेयर अब लिस्टेड है जो कि पार्टली पेड अप शेयर है। हाल में जो राइट्स इश्यू के तहत इश्यू किया गया था, करीब 35,000 करोड़ उसकी भी वैल्यूएशन है। तो आपको जो कंबाइंड वैल्यू दिखाई देगी वो 11.5 लाख करोड़ से ऊपर की दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए इसके बाद जो दूसरी बड़ी कंपनी है वो है टीसीएस, जिसकी मार्केट वैल्यू है 7.5 लाख करोड़ और तीसरी है एचडीएफसी बैंक जो 6 लाख करोड़ से भी नीचे है। यानी ना केवल रिलायंस ने लीडरशिप के लिहाज से एक रिकॉर्ड बनाया है, देश में पहली बार इतनी बड़ी मार्केट कैप पे पहुंचने वाली कंपनी बनी है,
लेकिन दूसरी कंपनियों को इसने बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। और एक बड़ी बात जो हुई है वो ये कि पिछले दिनों जब मुश्किल माहौल था, पिछले 2 महीने के अंदर रिलायंस ने अपने जियो प्लेटफॉर्म में जिस तरह से एक के बाद एक 11 डील्स की और उसके चलते जियो प्लेटफॉर्म की जो वैल्यू निकल कर आई करीब 5 लाख करोड़, 5.25 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू केवल रिलायंस जियो के कारोबार को मिली। और उसकी वजह से आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिस्टेड कंपनी है वो अब नेट बेसिस पे डेट फ्री हुई और उसकी वजह से आपने ये पूरी की पूरी करीबन 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप में जुड़ते हुए देखे हैं हमने पिछले केवल 2 महीने के अंदर, जबकि बाजार बहुत मुश्किल दौर में है। आज भी आप देखिए तो अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी को देखेंगे, जो इंडाइसेस हैं हमारे बीएसई और एनएसई के, वो अपने हाई से काफी नीचे है। निफ्टी आज अपने हाई से करीब 2200 अंक नीचे है और रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड मार्केट कैप पे है। तो एक रिलेटिव अगर आप देखें बाजार कहाँ है, बाकी कंपनियां कहाँ हैं और रिलायंस का क्या परफॉर्मेंस है, इस वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। प्रदीप, इसी के साथ साथ रिलायंस कर्जमुक्त भी हो गई और इसके बारे में खुशी भी जताई थी। जी हाँ, और ये कर्जमुक्त जैसे कि मैं कह रहा था कैसे हुई, उन्होंने रिलायंस जियो के जो अपना टेलीकॉम कारोबार है वहां पर एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जिसमें फेसबुक ने करीबन 10% हिस्सा लिया और उसके साथ साथ करीब 9 फंड्स हैं जिनके साथ कुछ 9 डील्स हुई और इन डील्स के तहत और ज्यादा पैसा आया। उसके साथ साथ एक राइट्स इशू जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आया जिसके तहत पार्टली पेड अप शेयर्स जारी किए गए हैं, उससे भी एक इक्विटी रेस करने में मदद मिली। तो इन दोनों जरिए से अगर आप देखें, कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम उठाई और जो कर्ज था वो नेट बेसिस पे अब हम कर्ज मुक्त हो चुके हैं। ये वादा कंपनी ने किया था पिछले एजीएम में और उसकी डेडलाइन रखी गई थी अगले साल मार्च की, लेकिन उस डेडलाइन से करीब आप कह सकते हैं कि 3 क्वार्टर पहले ही आपने ये टारगेट हासिल होते हुए देख लिए हैं। जी। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कानपुर बालिका संरक्षण गृह में लड़कियों की कोरोना पॉजिटिव और गर्भवती होने का मामला फेसबुक पर उठाने के बाद कांग्रेस जिला प्रशासन ने इसका जवाब दिया। माफ कीजिएगा, कानपुर के डीएम के मुताबिक 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं जबकि 7 लड़कियां गर्भवती हैं। डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी के मुताबिक 7 लड़कियां बालिका संरक्षण गृह में लाए जाने से पहले ही गर्भवती थी। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि लड़कियों का बाल गृह में शोषण होता है और मामले को जांच के नाम पर दबाया जा रहा है, लेकिन कानपुर प्रशासन ने इन आरोपों को नकार दिया। साथ ही बताया गया कि सभी लड़कियों का इलाज चल रहा है। संरक्षण गृह संवासनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं। ये लड़कियां जो है, जो नाबालिग बच्चियां या बालिग बच्चियां, इस संबंध में एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। दिसंबर महीने 2019 में 3 और 12 तारीख में इन लोगों ने अपने आमद यहाँ पे जो रेस्क्यू होम में किए हैं, जनपद आगरा और जनपद कन्नौज की जो CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यहाँ पे इनको आमद कराया गया है। दूसरी बात, ये दोनों बच्चियां जो है इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं, वो प्रेग्नेंट थे जब आमद किए गए थे। दूसरी बात, इनके जो खिलाफ जिन्होंने भी जुर्म किया उनके खिलाफ FIR संबंधित जनपद में दर्ज है, कन्नौज में भी दर्ज है, आगरा में भी दर्ज है। इसमें कानूनी कार्रवाई उस जनपद से पता किया जा रहा है कि वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ। रेगुलरली इन बच्चों को सरकार के द्वारा मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में ये मुद्दा उठाते हुए लिखा कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियों को कोरोना की जांच होने के बाद एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। 2 बच्चियां गर्भवती निकली और एक को HIV पॉजिटिव निकला। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में पुनः इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है,
लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। इस बीच राज्य के महिला आयोग ने भी कांग्रेस महासचिव के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महिला आयोग के मुताबिक लड़कियों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था और हो सकता है इसकी वजह से ही वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। मेरा वहाँ पे दौरा होता है, राजकीय बालिका गृह का निरीक्षण करती हूँ। वहाँ किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है। वहाँ पे ऐसी कोई भी धारणा न बनाएं आप लोग कि अन्यथा इस चीज़ को मत लीजिए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव पर यूपी में सरकार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा, उनके मन में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जो नफरत का माहौल है, जो भाव है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेती रही है। अब फिर उन्होंने कानपुर के विषय पर जो मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए, इस झूठ की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश में आज एक सशक्त और कानून सम्मत एक सरकार है, योगी सरकार है। योगी सरकार के समय पर हर बालिका का सम्मान सुरक्षित है। वहीं दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में शनिवार को हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या और लूटपाट के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जिन्हें बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों को दिल्ली ला रही है। गिरफ्तार लोगों में एक गार्ड भी है। महिला के पति रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, जिनकी वारदात के समय पिटाई भी की गई थी। हमने बॉर्डर पे भी और आसपास के जो सस्पेक्टेड रूट्स होते हैं जिनसे निकल सकते हैं ये लोग, उन पे यूपी पुलिस की मदद से सर्वेलेंस माउंट किया, ट्रैप्स लेआउट किए और तकरीबन 2-2:30 बजे के बीच में जब ये लोग नेपाल की तरफ एस्केप करने का अटेम्प्ट कर रहे थे, हम इनको पकड़ पाने में कामयाब हुए। सो टोटल 4 लोग ये थे पूरी कॉन्स्पिरेसी में, जिसमें मेन लीड जो है राजेश की है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जिसको इस कॉलोनी में और इस घर में फ्री एक्सेस था। उधर दिल्ली के नारायणा इलाके में कंटेनमेंट जोन में कुछ लोगों ने खाना और राशन देने गई दिल्ली सरकार की टीम और पुलिस पर हमला कर दिया। लोग गली में लगे बैरिकेड को दरअसल हटाना चाहते थे और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। नारायणा के एक ब्लॉक में कोरोना के 10 मामले सामने आए, जिसके बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। पुलिस ने नारायणा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ने का दौर लगातार जारी है। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। राजौरी जिले में LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। हालांकि पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और इसी के चलते जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। राजौरी जिले में LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग में जानकारी जो मिल रही है, भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। हालांकि पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तान जो है वो निशाना बना रहा है। हालांकि भारतीय सेना मुस्तैद है पूरी तरीके से और जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ने का दौर लगातार जारी है। जम्मू के राजौरी और ये पुंछ, ये 2 जिले जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अभी भी फायरिंग हो रही है? अजय, बिल्कुल अभी सुबह से लगातार फायरिंग चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से पहले पुंछ में फायरिंग शुरू की गई थी कृष्णा घाटी सेक्टर में, उसके बाद राजौरी के नौशहरा सेक्टर में। 3-4 सेक्टर नौशहरा के जो सब सेक्टर है वहां पर हैवी मोटार शेलिंग और हैवी मशीन गन फायर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना का एक नायब सूबेदार शहीद हुआ है। एक पाकिस्तान की तरफ से दागा गया मोटार शेल जो था वो ब्लास्ट हुआ फॉरवर्ड पोस्ट के पास, उसमें शहीद हुआ। तो अभी भी फायरिंग जारी है। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को जवाब दे रही है। जी। उधर यूपी STF ने जम्मू के रामबन से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध का नाम सलमान खुर्शीद है, जिसे रामबन में उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। अब उसे कहा जा रहा है कि जल्द ही पूछताछ भी होगी। आपको बता दें, यूपी STF ने जम्मू के रामबन से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया।
उधर हिमाचल के कुल्लू में अचानक लगी आग से एक 3 मंजिला मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना कुल्लू के कलवारी गांव की है, जहां पर लकड़ी से बने एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को आग बुझाने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखिए मकान के ऊपर तक आग की तेज लपटें दिखाई देने लगी और कुछ देर में ही पूरा मकान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में एक साथ 30 से 35 गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना नागपुर के एक इलाके की है, जहां बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने सड़क पर खड़ी स्कूटर, बाइक, ऑटो जो भी गाड़ी सामने आई उस पर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। नागपुर पुलिस ने हालांकि ये कहा है कि जल्द से जल्द ये कौन है इसका पता वो लगा लेंगे और आरोपियों को पकड़ लेंगे। उधर मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में कुएं में गिरे एक तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। वहां एक तेंदुआ पानी की तलाश में खेत में बने कुएं में गिर गया। जब खेत के मालिक ने तेंदुए की आवाज सुनी तो वन विभाग को इसकी सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक खाट रस्सी से बांधकर कुएं में गिराई, जिसके बाद तेंदुआ खाट पर चढ़ गया। बाद में एक पिंजरा भी कुएं में गिराया गया और थोड़ी देर बाद तेंदुआ पिंजरे में चला गया। अब वन विभाग तेंदुए की जांच करके उसे जंगल या चिड़ियाघर भेजने पर फैसला करेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगी रोक को हटाने के मुद्दे पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ही कोरोना की वजह से पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाई, लेकिन बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कोर्ट के इस फैसले में बदलाव की अपील की। याचिका में कहा गया कि पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा सदियों पुरानी है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कोर्ट से अपील की गई कि यात्रा को निकालने के लिए सिर्फ 500 से 600 लोगों को इजाजत दी जाए। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे दूसरे नियमों का भी पालन किया जाए। विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ यात्रा 23 जून को निकाली जानी है।